तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास में क्या क्या पढ़ाई गई थी। ठीक है, आप लोग बताइए कल की क्लास में हम लोग कौन सा ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला बताइए? मैं बोला था ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू क्या था? के टी। ये फॉर्मूला बोला था याद करने के लिए। और दूसरा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? के टी। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो मैंने आपको ग्राफ भी बनाया था। अगर ए टी वर्सेस टी का ग्राफ बनाए थे हम लोग, तो बताओ इसका ग्राफ इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था? डिक्रीजिंग था। और उसका जो स्लोप था वो क्या था बताइए? माइनस के। और मैं बोल रहा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट होता है, उसका जो स्पीड होता है, वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो 0 से 10 सेकंड में जो रिएक्शन का स्पीड होगा, 10 से 20 सेकंड में रिएक्शन का स्पीड सेम ही रहेगा। मतलब थ्रू आउट द रिएक्शन स्पीड उसका हमेशा क्या ही होता है? कांस्टेंट। स्पीड चेंज नहीं होता है। ठीक है। अच्छा बताइए, हम x वर्सेस t का ग्राफ बनाए थे, तो बताओ ये ग्राफ कैसा था? इंक्रीजिंग था। क्या समझ पा रहे हैं ना? और इसकी बताइए स्लोप क्या थी? इसका जो स्लोप था वो क्या था बताइए? k था, है ना? फिर मैंने आपको हाफ लाइफ पीरियड बताया था। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? ये वो समय है जब रिएक्टेंट हमारा कितना परसेंट कंज्यूम हो जाता है? 50% कंज्यूम हो जाता है। मतलब कितना समय लगेगा जब रिएक्टेंट मान लो 50% खत्म हो जाए, तो उस टाइम पीरियड को बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या था? a/2k। और स्मॉल a को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं? a0/2k। क्लियर है ना? और यहाँ से आप क्या देख रहे थे कि हाफ लाइफ पीरियड जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो जब हमने ग्राफ बनाया हाफ लाइफ वर्सेस और ए का, तो ग्राफ ऐसा आया। और इसकी स्लोप कितनी आ गई बताइए? 1/2k। क्योंकि आप इसको कौन सा इक्वेशन से कंपेयर करेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स से। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये कुछ रिएक्शन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपको बोल रहा था कि अगर मान लो रिएक्टेंट का 100 मोलर कंसंट्रेशन है, मान लो टाइम टी इक्वल टू 0, मान लो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है भाई? 100 है। तो मान लो यहाँ से 50 मोलर बच गया, इसका मतलब कितना परसेंट खत्म हो गया होगा? 50%। और 50% खत्म होने में जितना समय लगता है उसको हाफ लाइफ पीरियड बोला जाता है। तो मान लो ये जो समय है वो क्या है? हाफ लाइफ पीरियड। और मान लो ये कितना समय लगा? 10 सेकेंड। मतलब 100 से 50 खत्म होने में समय अगर 10 सेकेंड लग रहा है, तो फिर इसका 50 से 0 खत्म होने में समय कितना ही लगेगा? 10 सेकेंड। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो इसको हम लोग बोलते थे हाफ लाइफ पीरियड। और यहां से यहां में इसको क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाता था? फुल लाइफ टाइम। क्या बोला जाता था? फुल लाइफ टाइम या टी 100%। और टी 100% क्या होता है बताओ? डबल ऑफ हाफ लाइफ पीरियड होती है। अरे भाई टी 100% जो होती है, पहले 50% खत्म होने में हाफ लाइफ टाइम, फिर 50% खत्म होने में हाफ लाइफ टाइम। तो यहां से यहां में टोटल हाफ लाइफ टाइम कितना है? 2। तो बताओ जो टी 100% होता है वो क्या होता है? टी हाफ। मतलब 2 टाइम्स टी 50%। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है बताइए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्योंकि रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का स्पीड कांस्टेंट होता है, इसलिए ये फॉर्मूला आता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ा दी गई थी। और मैंने बोला था थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर मान लो यहाँ में आपसे दिया जाएगा कि मान लो 100 मोलर है, और 100 मोलर से 50 मोलर खत्म होने में समय 10 सेकेंड लगा। अरे भाई कितना सेकेंड लगा? 10 सेकेंड लगा। तो बताइए 50 से 25 मोलर खत्म होने में समय कितना लगेगा? ये आपको पूछा जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? मतलब यहां से यहां में देखो, यहां से यहां में जो समय लग रही है वो कितना लग रही है? 10 सेकेंड। तो यहां से यहां में समय कितनी लगेगी आपको निकालना है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो निकाल सकते हैं क्या? ये सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। क्योंकि उस रिएक्शन का स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ यहाँ में x कितना है भाई? 50 है कि नहीं है? अरे भाई x कितना है? 50। तो x जो है 50% डिसोसिएट होता है, तो समय लगता है 10 सेकेंड। तो जब हमारा x, बताओ यहां से यहां में कितना है भाई बताइए? कितना x की वैल्यू कितनी है? 25। तो 25 खत्म होने में समय कितना लगेगा निकाल सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो आप बोलेंगे क्या? 50 खत्म होने में समय 10 सेकेंड लगा। क्लियर है ना? तो अगर ये इसका 1 मोल डिसोसिएट होगा, तो बताओ उसका समय कितना लगेगा? 10/50। तो कितना खत्म हो रहा है? 25। तो 10/50 मल्टीप्लाई बाई 25, तो समय उतना लग जाएगा। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्या नोट डाल के आपको लिखवाया गया था क्या कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड? क्लियर है ना?
चलिए ठीक है, रिवीजन हो गया है। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको पढ़ाया जाएगा आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो लिखिए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड, if concentration of reactant after 25 second is, if concentration of reactant after 25 second is, if concentration of reactant after 25 second is 0.5 मोलर, ये पढ़िए वो बताइए ए नोट की वैल्यू है या एटी की वैल्यू है? किसकी है भाई? 25 सेकेंड के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो बताओ कितना होगा, 80 होगा या ए नोट होगा? 80 होगा। और 80 की वैल्यू कितनी है बताइए? 0.5 मोलर। क्या आपको समझ में आ रही है ना? समझ में आ रहा है ना? टाइम टी इक्वल टू 0 में ना रिएक्टेंट की वैल्यू ए नोट होती है। 25 सेकेंड के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो स्मॉल a माइनस एक्स होगा और a माइनस एक्स को ही 80 बोला जाता है। तो ये है 80। क्लियर है ना? आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़िए। फाइंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट if K is equal to 2 into 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला लगाना है। बताइए क्या निकालना है? ए नोट माइनस ए टी क्या होता है? ए नोट माइनस ए टी इक्वल टू के टी होता है, नहीं होता है? होता है। आपको क्या निकालना है? ए नोट। तो बताओ ए नोट की वैल्यू क्या होने वाली है? 80 प्लस के टी। और बताओ ए टी कितना है? 0.5। और के टी निकालना है तो बताओ के की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। और टाइम कितना लगा है? 25। तो बताओ ये भी क्या होगा? 0.5 और ये भी क्या हो जाएगा? 0.5। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1 मोल। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई फॉर्मूला में वैल्यू डालिए, आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, in a zero order reaction, in a zero order reaction, concentration of reactant, in a zero order reaction, concentration of reactant decreases from 0.1 molar to 0.08 molar, decreases from 0.1 molar to 0.8 molar in 10 second. फाइंड क्या करना है? देखिए टी हाफ निकालना है और बी टी 100% निकालना है। हाफ लाइफ पीरियड निकालनी है और क्या निकालनी है? फुल लाइफ टाइम। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान देना, आपको निकालना है हाफ लाइफ। तो देखिए हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ? टी हाफ का फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन बोला है कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? जीरो। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है बताओ? ए अपॉन 2k। क्या समझ पा रहे हैं ना? ए क्या वैल्यू कितना है बताओ? यहाँ में ए नोट कितनी है? ए नोट का मतलब स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है? 0.1 मोलर। और एटी की वैल्यू कितनी है? 0.08 मोलर। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? लेकिन क्या आपको के की वैल्यू दिया है क्या? नहीं। के का वैल्यू निकालने के लिए आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बताओ? ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी होता है क्या? क्या आपको टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या? 10 सेकेंड दिया है। टाइम दिया है 10 सेकेंड। तो बताओ क्या हम यहाँ से के निकाल सकते हैं क्या? अरे के निकाल सकते हैं ना? तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? ए नोट माइनस ए टी डिवाइड बाई टी। तो ए नोट की वैल्यू बताइए क्या है? 0.1 मतलब 10 की पावर माइनस 1 ना। और 80 का वैल्यू कितना है बताओ? 0.8 मतलब क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 1। अरे होता है नहीं होता है? और 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम कितना है? 10 है कि नहीं? तो बताओ क्या आ जाएगा? या में थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे तो बताओ ये क्या कॉमन लिया जा सकता है? 10 की पावर माइनस 1 छोटा है या 10 की पावर माइनस 2 छोटा है? 2। तो 10 की पावर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ में क्या बचेगा? 10 माइनस 8। क्या आप समझ पा रहे हैं आप? दोनों टेंशन में बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई 10 की पावर माइनस 1 को हम 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ में क्या बचेगा? 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 10। तो क्या आ जाएगा बताओ? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो के की वैल्यू को यहाँ में डाल देंगे।
ए नॉट कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -1 और 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है बताइए 10 की पावर -3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 + 3 डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या होगा 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 2। तो 10 की पावर 2 100 डिवाइड बाई 2 50 सेकेंड। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? कैलकुलेशन में तो डाउट नहीं है ना, नहीं तो मैं एक एक स्टेप करूंगा और सब मैं एक एक स्टेप भी कर रहा हूँ। क्या इसमें डाउट है? 2k तो था ना, 2k, ओ सॉरी 2k, तो 4 हो जाएगा तो 25 आएगा। कितना आ जाएगा 25। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम t 100% निकाले तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला, a बाई के, है कि नहीं? तो a बाई के में a का वैल्यू कितना है 10 की पावर -1 और k क्या है 2 इंटू 10 की पावर -3। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ इसका 50। क्योंकि मालूम है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो t 100% होता है वो डबल ऑफ हाफ लाइफ पीरियड होती है। अगर t हाफ लाइफ मालूम है तो t 100% भी उसका डबल हो जाएगा। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया है ना, इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। कहां से करेंगे? यूनिटरी मेथड से। आपको क्या बोला गया था कि हमारा जो कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर से कहां में जा रहा है 0.08 मोलर में। अरे जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है। समय कितना लगा है 10 सेकेंड। समय कितना लगा है 10 सेकेंड। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अब आपको क्या निकालना है हाफ लाइफ पीरियड। क्या निकालना है? हाफ लाइफ पीरियड। क्या समझ पा रहे हैं ना? हाफ लाइफ पीरियड का मतलब वो समय जब हमारा रिएक्टेंट कितना खत्म हो जाए भाई, 50% खत्म हो जाए। क्लियर है ना? तो मतलब अगर मान लो यहां से, अगर मान लो शुरुआत में 0.1 था, जब ये 50% खत्म होगा तो क्या बचा रहेगा उसका कंसंट्रेशन 0.05। समय कितना लगेगा वही तो निकालना है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? आप लोग बताओ यहां से यहां में समय कितना लगा 10 सेकेंड। तो 0.1 से अगर मान लो 0.1 मोलर में जब ये 0.1 मोलर होगा तो ये जो समय होगी क्या वो हाफ लाइफ पीरियड होगा या नहीं होगा? क्योंकि अरे भाई आधा ना हो गया है, आधा। अगर शुरुआत में हमने 10 मोलर लिया था तो कितना समय में ये आधा हो जाएगा, तो उस टाइम पीरियड को तो हाफ लाइफ पीरियड बोला जाता है ना। तो ध्यान देना, बताइए बोर्ड पे ध्यान देंगे। यहां से यहां में x कितना डिसोसिएट हुआ बताओ, x की वैल्यू कितनी है 0.1 को 0.08 से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0.2। तो समय कितना लगा 10 सेकेंड। तो जब हमारा x डिसोसिएट हो जाए, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है जब x कितना डिसोसिएट हो जाए 50%, तो 0.05 हो जाए तो उस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ टाइम पीरियड बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा। तो ये आपको टाइम निकालना है। तो निकल सकता है क्या? निकल सकता है। कैसे? जब ये 0.2 खत्म हो रहा है तो समय, क्योंकि यहां में देखो, क्योंकि इस रिएक्शन का स्पीड बराबर होता है, तो यहां से यहां खत्म होने में जितना समय लगा है वहां से वहां में भी सेम समय लगेगा क्या? भाई देखो, मैं बोल रहा था कि 0.1 से 0.8 में 10 सेकेंड लग रहा है, तो जब ये आधा खत्म हो जाएगा तो उसका टाइम कितना लगेगा वो निकालना है। तो अगर मान लो जब इतना खत्म हो रहा है तो समय इतना लग रहा है, तो बताओ जब इतना खत्म होगा तो समय कितना लगेगा? कितना कितना बताओ आंसर कितना? 10/0.2 इंटू 0.05। क्या समझ में आया क्या? कहाँ लिखा है मैंने? 0.05 सही तो लिखा है। ये क्या 0.02 है क्या? तो आप लोग गलत बताए थे, तो 0.02 होगा। क्लियर है ना? अगर इतना खत्म हो रहा है तो इतना समय, तो एक खत्म होने में समय कितना लगेगा 10/0.02। तो इतना खत्म होने में समय कितना लगेगा, और उस टाइम को हाफ लाइफ टाइम पीरियड बोला जाएगा। समझ में आएगा? सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 25। और t 100% क्या होता है हाफ लाइफ का डबल होता है, तो आराम से निकल जाएगा। क्योंकि मैं बोल रहा था ना कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका स्पीड क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। अगर मान लो ये 100 है, 100 से अगर 80 खत्म हुआ तो समय लगा 10 सेकेंड, तो 80 से 60 होगा तो समय कितना लगेगा 10 सेकेंड। क्योंकि यहां से देखो यहाँ में कितना परसेंट खत्म हो गया, 20% खत्म होने में समय 10 लग रहा है, तो फिर 20 खत्म होने में समय 10 लगेगा, फिर 20 खत्म होने में समय 10 लगेगा, क्योंकि रिएक्शन का स्पीड क्या होता है कांस्टेंट। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन लिखिए। तो ये आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। लिखिए, देखिए ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन
complete 20% in 40 minutes. A zero order reaction. अच्छा ये अभी कॉपी हुआ है कि नहीं? कॉपी नहीं हुआ ना, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। तो लिखेंगे ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 20% इन 40 सेकेंड। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 20% इन 40 सेकेंड। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन। देखिए क्या बोल रहा है कि 20% खत्म होने में टाइम कितना लगा, 40 सेकेंड, है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है, जब 80% खत्म होगा तो टाइम कितना लगेगा बताओ? ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन देख के आंसर आ जाएगा। कितना? 120, 4 4 जा 120। यहां से यहां में कितना टाइम सो रहा है भाई? 4 टाइम सो रहा है, तो टाइम भी क्या होगा, 160 सेकेंड। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा। अरे आया क्या? क्योंकि भाई 20% खत्म होने में समय कितना लग रहा है, 40 सेकेंड। तो 80% खत्म होने में कितना समय लगेगा, 160 सेकेंड। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि इसका 4 टाइम्स खत्म हो रहा है ना, क्योंकि स्पीड तो बराबर होता है ना। 20% में समय खत्म होगा, फिर नेक्स्ट 20% खत्म होने में भी सेम समय लगेगा, फिर 20 में खत्म होने में फिर समय सेम लगेगा। क्या क्लियर है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, तो नहीं आया तो अल्टरनेट मेथड भी है। देखिए आप लोग जानते हैं फॉर्मूला x इज इक्वल टू के इंटू टी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर मान लो मैं बोलूंगा 20% खत्म हो गया, कितना परसेंट खत्म हो गया, 20%। तो बताइए कितना परसेंट खत्म हो गया, 20%। समय कितना लगा, 40। तो 80% खत्म होने में समय कितना लगेगा, तो डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे आप फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलेंगे ये क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू के टी, कहां से आ गया? अरे भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। x क्या था, डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन, कितना डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर डिवाइड कर दिया जाए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो 80/20 इज इक्वल टू के टी अपॉन के इंटू 40। तो ये 4 4 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 160 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 160 सेकेंड। अच्छा बताओ, 80% खत्म हो गया, 80% खत्म होगा तो बचा कितना है, कितना बचा है? अरे भाई 80% खत्म हो गया तो बचा कितना है, 20, है कि नहीं? और 20% खत्म हो गया है तो बचा कितना है, 80। तो क्या इसको आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते थे। मतलब जो भी है भाई, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्पीड कांस्टेंट होता है। तो मान लो शुरुआत में 20% खत्म हो गया, इसका मतलब शुरुआत में कितना होगा, 100। 100 से 20 खत्म हो गया तो समय कितना लगा था, 40, है कि नहीं? अरे भाई 80, इसका मतलब क्या, यहां से यहां में बताओ कितना परसेंट खत्म हुआ है, 20% खत्म हो गया, तभी तो 80 बचा रहेगा। तो फिर 20 खत्म होने में समय यहां में कितना लगेगा, 40 सेकेंड। फिर 20 खत्म होने में क्या होगा भाई, 40, समय कितना लगेगा, 40 सेकेंड। फिर यहां में बताओ 20, तो समय कितना लगेगा, 40 सेकेंड। तो बताओ यहां से यहां में 20 बचा है, इसका मतलब कितना खत्म हो गया है, 80%। तो 80% खत्म होने में समय 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40। क्या समझ पा रहे हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा से समझा दिया गया आपको। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लिखिए। इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम फॉर 75% completion, time for 75% completion in 10 minutes is 10 minutes. Find time for 50% completion. देखिए क्या बोला है। अच्छा 75% खत्म हो गया भाई, डिसोसिएट हो गया है, तो कितना परसेंट बचा होगा, 25। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो आप मुझे बताइए क्या बोला है, x क्या है, डिसोसिएशन है भाई। जब ये 75% खत्म होता है तो समय लगता है 10 मिनट। तो जब वो 50% खत्म होगा तो टाइम कितना लगेगा, यही पूछा गया। निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। क्या होगा, सोचो 75% खत्म होने में 10 मिनट लग रहा है, तो 1% खत्म होने में कितना समय लगेगा, 10/75।
तो 50% खत्म होने में 10 डिवाइड बाई 50 और 10 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 10 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 50। क्या होगा भाई? 10 टू 20 होता है क्या? 20 डिवाइड बाई 3 इतना मिनट होगा, और सेकेंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 60। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग आज की क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बताओ अभी तक हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कंप्लीट कर लिए हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या क्या देखा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंसंट्रेशन जितना मर्जी उतना बढ़ा लो, रिएक्शन का रेट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट होती है। तो रेट वर्सेस आपको टाइम का ग्राफ बनाया गया था, R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर ए नॉट। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया गया था, जिसमें ग्राफ कैसी थी? स्ट्रेट लाइन। क्या समझ पा रहे हैं ना? फिर आपको AT वर्सेस T का ग्राफ बनाया गया था और बोला गया था कि ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट तो खत्म होता है, खत्म होगा तो ग्राफ या तो एक्सपोनेंशियली खत्म होगा या लिनियरली खत्म होगा। तो बताओ इसका ग्राफ कैसा था? क्योंकि इस रिएक्शन का स्पीड तो कांस्टेंट होता है, तो ग्राफ कैसी थी? लीनियर थी, डिक्रीजिंग स्लोप की थी, जिसका स्लोप -k के बराबर हो रहा था। ए नॉट और यहाँ में हाफ लाइफ पीरियड और ए नॉट में कैसा रिलेशन था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो हाफ लाइफ डबल हो जाएगा। ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको ग्राफ ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाए तो आप बोर्ड पे ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम बात करें, देखिए अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या मान लो ये गिवन है, ये प्रोडक्ट बना रहा है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट है। ये मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका रेट फ्लो तो आराम से लिख सकते हैं ना, k इंटू ए की पावर 1 आएगी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ में जो a का पावर होगा वो 1 होगा। तो बताइए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a कितना ही है? 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो बताओ रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ता है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, तो बताओ यहाँ में ए का कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है या कम हो जाती है? कम हो जाती है। अगर ये कम हो जाएगा तो उसका स्पीड भी टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। लेकिन आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या देख रहे थे? अरे भाई कंसंट्रेशन को जितना मर्जी उतना कुछ कर दो, लेकिन रिएक्शन का स्पीड हमेशा क्या था? कांस्टेंट था, क्योंकि उसका पावर क्या था भाई? 0 था। लेकिन यहाँ में पावर कितना है? 1 है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो अगर हम मान लो हम ग्राफ बनाना चाहें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में, किसका ग्राफ बनाना चाहें? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में, तो आप मुझे बताइए ये ग्राफ को अगर हम इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू mx। क्या हो जाएगा बताइए? y इज इक्वल टू mx। और y इक्वल टू mx होगा तो बताओ ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और इसका जो हमारा स्लोप आएगा वो बताओ स्लोप क्या आ जाएगा? k। स्लोप क्या आ जाएगा? k। अभी कॉपी नहीं करना है, पहले ध्यान ध्यान दीजिएगा। इसका स्लोप क्या आ जाएगा? k। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? आप सोच रहे हैं बताओ क्या हम लोग कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान देना, हम इस ग्राफ को उल्टा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? उल्टा। क्योंकि जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है, कम होता है। क्या होता है भाई? कम होता है। तो बताओ जब रिएक्शन जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा या नहीं होगा? होगा। और कम होगा तो बताओ इसका रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले मान लो ये कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट ये था, कंसंट्रेशन कम हुआ रेट भी कम हुआ, कंसंट्रेशन कम होगा रेट कम हो जाएगा। तो हम उल्टा पढ़ेंगे, क्योंकि जब जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ में कम होता है, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये ध्यान आपको समझ में आ रही होगी। तो इसमें एक पॉइंट लिखा जाएगा कि सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होती है, इन दिस रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए इन दिस रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, so rate decreases with time, so rate decreases with time।
तो देखिए मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी कुछ एग्जांपल लिखाया था, है कि नहीं? तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी कुछ एग्जांपल लिखाएंगे। तो पहले लिखेंगे रेडियो एक्टिव, लिखे रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके। तो जो भी रेडियो एक्टिव डिके होती है वो भी किसका एग्जांपल होती है भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो ध्यान देना, कभी कभी आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं देगा, बोलेगा रेडियो एक्टिव का डिके हो रहा है, और जब भी रेडियो एक्टिव डिके होगा तो बताओ एग्जांपल कौन सा ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जब भी रेडियो एक्टिव होता है तो बहुत सारी रेज निकलती है, उसमें बहुत सारी पार्टिकल निकलती है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल का इमिशन होते रहता है। क्लियर है ना? सेकेंड एग्जाम्पल में लिखेंगे एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। क्या ये आपको ये नाम सुन के कुछ याद आ रहा है क्या? एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। अच्छा आप बताओ, एट लो प्रेशर लिखा जाए या एट हाई प्रेशर लिखा जाए? बताओ, हाई प्रेशर में रिएक्शन कौन सी थी? जीरो ऑर्डर। और लो प्रेशर में रिएक्शन कौन सी ऑर्डर की हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर। तो लिख लेंगे एट लो प्रेशर। अच्छा आप लोग को बताया गया था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, अगर आपको याद होगा तो उसमें दो एग्जांपल लिखाई गई थी, है ना? क्या था? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। लिखिए नेक्स्ट में एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट में लिखेंगे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अरे भाई बताइए, जब आप लोग इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कर रहे थे तो उसमें वाटर को एक्सेस मानते हुए हम जब रिएक्शन को सॉल्व कर रहे थे तो बताओ उसका ऑर्डर कितना आ रहा था? 1। तो वो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना भाई, लेकिन उसका मोलिकुलरिटी क्या आ रहा था? 2 आ रही थी, इसलिए उसको हम लोग उसका नाम का आगे क्या लगा दिया गया था? स्यूडो। क्योंकि जनरली जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी तो बराबर होता है, लेकिन इस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? ऑर्डर और मोलिकुलरिटी बराबर नहीं होता है, लेकिन दोनों रिएक्शन में एस्टर का हाइड्रोलिसिस में या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में दोनों का ऑर्डर 1 आ रहा था, लेकिन दोनों की मोलिकुलरिटी 2 आ रही थी, इसलिए उसका आगे क्या नाम में क्या लगाया गया था? सूडो। मतलब क्या बताओ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, क्योंकि उसका ऑर्डर क्या ही आ रहा था? 1। नेक्स्ट में लिखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ, decomposition of decomposition of Cl2O7, N2O5, NO2, H2O2 और NH4NO2, ये इसका डिकम्पोजिशन होगा तो भी एग्जांपल कौन सा होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या ही है? रेडियो एक्टिव जो डिके होता है वो किसका एग्जांपल होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। किसका होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है ना, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी आगे बढ़ेगी, रिएक्शन का रेट धीरे धीरे कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। वो आज आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सच में 100% कंप्लीट नहीं होती है क्या? नहीं होती है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक अभी तक किसी को डाउट नहीं है ना? तो अब हम बात करेंगे, देखिए ए से प्रोडक्ट बनेगा और मान लो टाइम t = 0 पे रिएक्टेंट का वैल्यू है a और ये क्या होगा? 0, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू होता है तो प्रोडक्ट नहीं होता है। और इसी a को हम लोग क्या भी लिखते थे बताओ? a0। क्या लिखते थे? a0। तो मान लो आफ्टर t सेकेंड, अरे आफ्टर t सेकेंड, अब ये क्या होगा? इसमें से x डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बचेगा? x। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो आप मुझे बताइए बोर्ड पे यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में a का क्या मतलब होता है, x क्या होता है, और a को क्या भी लिखते हैं? a0, a - x को क्या लिखते हैं? at। ये ऑलरेडी आपको बता दी गई है। और बताओ हमारा रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का है भाई? फर्स्ट ऑर्डर का है। तो बताओ r जो होगा, रिएक्शन का जो रेट होगा, मैं लिख सकता हूँ क्या? r = k × a⁻1 लिख सकता हूँ क्या? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ये हमारा क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। में बोला था कि जब भी रिएक्शन की बात होगी ना तो उसमें 3 रेट लॉ आते हैं। पहला तो ये सिंपल है रेट लॉ एक्सप्रेशन, फिर क्या आता था? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ इक्वेशन, फिर क्या आता था? इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या समझ पा रहे हैं ना? 3 फॉर्म आएगा। इस तरह हमारा जीरो ऑर्डर में भी आया था, उसी प्रकार हमारा फर्स्ट ऑर्डर में भी आने वाला है। तो ये बताओ क्या है हमारा? ये है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या आप समझ पा रहे होंगे? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? और यहाँ में रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो यहाँ में ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया जाए,
बोला जाएगा कि यहाँ में रेट है और यहाँ में कंसंट्रेशन है, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ तो ऐसा होगा, और इसकी जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी? के। स्लोप क्या हो जाएगी? के। क्या समझ पा रहे हैं ना? मतलब जैसे जैसे रिएक्शन जैसे जैसे आगे प्रोसीड होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? और उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? के होगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? नहीं है, मैं खुद ही बोल दिया नहीं है। नहीं है ना भाई? हाँ, तो देखो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? आर को लिख सकते हैं क्या? माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं क्या? ऐसा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। बताओ इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? डिफरेंशियल, आप लोग जब 12 में शायद किसी का मैथमेटिक्स होगा तो इसमें एक इक्वेशन पढ़ाई जाती है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। अरे भाई ये लीनियर इक्वेशन है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ में x की पावर 1 है कि नहीं? 2 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, 3 हो जाती है तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है। तो कोई भी इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल फॉर्म मालूम है, मतलब डिफरेंशियल दिया है, मतलब एक dy बाई dx गिवन है, तो उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। जैसे मान लो लिखा है 2x प्लस dy बाई dx प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या यहाँ में dy बाई dx है कि नहीं है? तो ये डिफरेंशियल है भाई, तो इसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मान लो यहाँ में लिखा है sin x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक है कि नहीं? तुम बोलेगा मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं? थोड़ा देर के लिए तुम लोग सोच रहा होगा ऐसा, कोई बात नहीं। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब आपको क्या करना है इसमें, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया ना, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ए को हम डी का अंदर में लिखेंगे, मतलब डी का नीचे में लिखेंगे, और डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बताइए, क्या मैं जब ऐसा लिखा तो बताओ यहाँ में किसी को डाउट तो नहीं है ना? बोलो, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? ये जो पढ़ाई जा रही है वो बेकार की बातें हैं, केवल आपको एक फॉर्मूला लिखना है। और जब तक ये नहीं किया जाएगा, फॉर्मूला नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा तो फिर आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत हो सकती है। क्लियर है ना? तो एक बार मैं करा देता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब बताओ हम क्या करना पड़ेगा? यहाँ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट जब भी करेंगे तो निगेटिव को मैं बाहर लिख सकता हूँ, और के तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख सकता हूँ, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। और इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो लिमिट लगेगा। जब मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो उस समय उसका कंसंट्रेशन कितना था रिएक्टेंट का? A0। और जब टाइम t हो गया है, जब टाइम t हो गया है तो a माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए? AT। क्या लिखते हैं? AT। तो बताओ क्या हमारा लिमिट लग गया या नहीं लग गया? लग गया। और आप लोग जानते हैं कि ये एक फॉर्मूला होता है, dx बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है। क्या होता है? ln x। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? ln x। होता है या नहीं होता है? होता है। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है। तो बताओ मैं क्या लिखूंगा यहाँ में? ln x। x का जगह में क्या है? देखो यहाँ में दोनों में x है ना, तो यहाँ में x लिख दिया गया है। dy बाई y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln y। dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln t। तो बताओ da बाई a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln a। और बताओ हमारा लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा? a0 से लेके कहां तक? at तक। और यहाँ में बताइए क्या होगा? कल बताया था dt का इंटीग्रेशन कितनी होती है? t। तो t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, 0 से लेके कहां तक? t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताइए यहाँ में क्या हो जाएगा? अपर लिमिट डालेंगे a का जगह में, अब क्या हो जाएगा? at। क्या हो जाएगा? at माइनस, अब लोअर लिमिट में क्या होगा? a0 इज इक्वल टू क्या होगा? k t माइनस 0। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा आपको डाउट है। डाउट नहीं है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूं ना, क्योंकि आपको मालूम है dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? ln x। जब बताओ ये निगेटिव को जब माइनस मल्टीप्लाई करूंगा अंदर में तो क्या हो जाएगा? ये पहले आ जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? ln a0 माइनस ln at इज इक्वल टू क्या हो जाता है बताइए? kt। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। और आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। ln log से आप लोग तो कंफर्टेबल है ना भाई? pH में इतना सारा log वाला वैल्यू आ रही थी, है ना भाई? जो ln x होता है वो क्या होता है? log बेस e की पावर x। जब इस e को हम log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से। तो क्या इसका मतलब ये भी होता है क्या? 2.303 log बेस 10 होता है या नहीं होता है? हो जाता है। तो ln x को जब भी कन्वर्ट करते हैं log में, log बेस 10 में, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से। और आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या? ln a माइनस ln b, log a माइनस log b क्या होता है? log a बाई b। होता है नहीं होता है? तो बताइए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ln a नॉट
बाई एटी इज इक्वल टू के टी लिख सकते हैं क्या? और जब ln को log में चेंज करेंगे बेस 10 में, अरे भाई किस में? बेस 10 में, तो बताओ क्या करेंगे? 2.303 log a नॉट बाई एटी इज इक्वल टू के टी। तो एक फॉर्मूला ये फॉर्मूला बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे फॉर्मूला को ऐसे याद रखो, के टी इज इक्वल टू क्या होता है? 2.303 log a नॉट बाई एटी। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? a नॉट को क्या लिख सकते हैं भाई? 2.303 a नॉट को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल a, और 80 को क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है, अभी यहाँ में मैं 4 फॉर्मूला आपको याद कराऊंगा। इसमें कितना फॉर्मूला? 4 फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। वो फॉर्मूला क्या है बताइए? अरे क्या है? के टी इज इक्वल टू 2.303 log a नॉट बाई एटी। क्या समझ पा रहे हैं? अब बोलेंगे ये भी फॉर्मूला है। अरे भाई वही सेम है, a नॉट का जगह में a और एटी का जगह में a माइनस एक्स। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड रेट। क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटेड रेट। तो ये हमारा कौन सा रेट हो गया भाई? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया। अरे कौन सा हो गया? इंटीग्रेटेड रेट। क्या समझ पा रहे होंगे आप? इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। अरे भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन को ही हमने इंटीग्रेट करके एक रिजल्ट बनाया, और वो फॉर्मूला क्या है? अरे भाई मेरे साथ ही साथ में आपको रटना है। क्या होता है फॉर्मूला? जल्दी से बताइए क्या होता है? के टी इज इक्वल टू, 3 बार बोलिए, जोर से बोलिए, जितना बार बोलेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। के टी इक्वल टू 2.303 log a नॉट बाई एटी। अच्छा जानते हैं कि ये जो log है ln है, जब इसको इधर भेजा जाता है तो एक्सपोनेंशियल में चला जाता है ना। जैसे मान लो लिखा होता है ln x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या होती है? e टू द पावर 5। याद है ना ऐसे? क्योंकि ln का मतलब क्या होता है? log बेस e x की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू जब e इधर चला जाता है तो e टू द पावर 5 हो जाता है कि नहीं? ठीक है, अब यहां से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हम लोग थोड़ा यूज कर रहे हैं, और इस ln को मैं इस साइड भेज रहा हूं, ठीक है? यहां से क्या ये कॉपी कर लिए हैं आप लोग? ठीक है, ध्यान देना इधर। देखो इधर ln a नॉट बाई एटी इज इक्वल टू क्या होता है? ln a नॉट बाई एटी इक्वल टू क्या था? के टी। तो बताओ a नॉट बाई एटी की वैल्यू क्या आएगी? a नॉट बाई एटी की वैल्यू क्या आएगी बताइए? जब ln इस साइड में जाएगा तो e टू दी पावर क्या आ जाएगा? के टी। क्या समझ पा रहे हैं ना? और मैंने दोनों में क्या कर दिया? दोनों में इंटरचेंज कर दिया। बताओ यहाँ में क्या है? y। इसको भी इंटरचेंज करो, इसको भी इंटरचेंज करो, कर सकते हैं ना, क्योंकि एटी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a नॉट निकाला जा सके। तो बताओ क्या होता है? एटी अपॉन a नॉट, और ये क्या होगा बताओ? 1 अपॉन ई की पावर के टी, और ई की पावर के टी को ई की पावर माइनस के टी भी लिखा जा सकता है। तो बताओ यहां से हम लिख सकते हैं क्या? ए टी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। कि ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? इसको हम लोग बोलते हैं विल हेल्मी इक्वेशन। क्या समझ पा रहे हैं? या इसको ऐसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो ए नॉट इक्वल टू क्या था? ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये दूसरा फॉर्मूला आ चुका है। कितना फॉर्मूला? दो और बाकी है। पहला फॉर्मूला क्या था? के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी। दूसरा फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दूसरा फॉर्मूला क्या है? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। क्या समझ पा रहे हैं ना? अब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। अच्छा देखो, आगे इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन से कंपेयर करें भाई? कौन सा इक्वेशन से कंपेयर करें? ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें ई का पावर आ रहा है, ई की पावर आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये एक्सपोनेंशियल वाला कर्व हो गया है। और मैं जल्दी से आपको सिखा दूं क्या? y इज इक्वल टू एक ई की पावर x का कर्व होता है, और y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का कर्व होता है। तो जब हम एक्सपोनेंशियल का कर्व बनाते हैं तो एक्सपोनेंशियल में ग्राफ हमेशा बढ़ती है। समझ पा रहे हैं ना? और माइनस एक्स होगा तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। एक होता है लिनियरली डिक्रीज करेगा, और एक होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो जब e की पावर माइनस एक्स होगा तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, और e की पावर x होगा तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो आप सोचो, आप e की पावर में क्या रहना पसंद करेंगे? x या माइनस एक्स? x तो इंक्रीज करेंगे, मतलब आपका ग्रोथ होगा। और मैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव x चाहूंगा। तो समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए इधर ध्यान दीजिएगा।
तो आप इसको कंपेयर करेंगे, ध्यान देना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स ही तो है, माइनस के टी है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ यहाँ में क्या होगा, इसकी जब ग्राफ बनाई जाएंगी, किस किस का, एटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया जाएगा, तो इसका ग्राफ लिनियरली डिक्रीज करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बोर्ड पे ध्यान देना, क्या इसका स्लोप निकाला जा सकता है क्या? क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है? क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट तो कम होता है, और रिएक्टेंट कम होगा तो उसका स्पीड भी कम होगा या नहीं होगा? होगा। तो अगर मान लो कोई भी पॉइंट पे कोई भी समय इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या उसका स्पीड मालूम हो जाएगा? दूसरा टाइम पे उसका स्पीड कुछ और रहेगा, तीसरा टाइम पे उसका स्पीड और अलग अलग होगा। तो हर टाइम पे उसका स्पीड तो क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है। तो इसका स्लोप नहीं निकाल सकते हैं और नहीं आपसे पूछा जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? लेकिन हमारा जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, T1 में जो स्पीड रहेगा, मतलब 0 से 1 सेकेंड में जो स्पीड रहेगी वही 1 to 2 सेकेंड में रहेगी, वही 1 से लेके 50 सेकेंड में रहेगी, क्योंकि उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। लेकिन क्या यहाँ में हर सेकेंड उसका स्पीड चेंज होगा या नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? तो ये ग्राफ है, तो 80 वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा है, इसका स्लोप डिक्रीज होगा, मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और वो कैसा डिक्रीजिंग होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या ग्राफ कैसे डिक्रीज होगा भाई, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब देखो अब हम इंटरेस्टेड हैं ग्राफ बनाने में, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं। ग्राफ कितना आ गया आपके सामने? अब हम बनाना चाहते हैं log 80 वर्सेस टी का ग्राफ। हम किसका ग्राफ बनाना चाहते हैं? अब log 80 वर्सेस टी का ग्राफ। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? हमने अभी किसका ग्राफ बनाया है, 80 वर्सेस टी का ग्राफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 80 वर्सेस टी का ग्राफ कैसा था, लीनियरली डिक्रीजिंग था। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्या ये ग्राफ ऐसा था क्या भाई, 80 वर्सेस टी का ग्राफ क्या ऐसा था क्या? तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर एक्सपोनेंशियल हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अब आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे, क्या आपको दोनों समझ में आ रही है? अब आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, किसमें ग्राफ बनाना चाहते हैं, log 80 वर्सेस टी का ग्राफ बनाना चाहते हैं। क्या बना लेंगे क्या? हाँ आराम से बना सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जो ये इक्वेशन है उसको थोड़ा अच्छा से अरेंज करना पड़ेगा। क्या अच्छा से अरेंज किया जाए? बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, क्या बोर्ड पे ध्यान दे रहे हैं? आपको ग्राफ बनाना है किसके किसके बीच में, 80 वर्सेस टी का, log 80 वर्सेस टी का। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो देखो मैं क्या करूंगा ना, ये 2.303 है, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इधर। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? तो क्या होगा बताओ, KT डिवाइड बाई 2.303 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log A0 बाई 80। बोलो इतना समझ में आ रही है? तो मैं डायरेक्ट उसको यहाँ में लिखता हूँ, देखो मैंने उसको अरेंज करा, तो बताओ क्या हो गया, KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log क्या था, A0 बाई 80। क्या उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो भाई, लिख सकता हूँ? देखो एक बार देख लो, क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो log A बाई बी, log A माइनस log B। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? स्टेप बचानी है, बोलो क्लियर है ना? ठीक है। अब आप किसका किसका बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं, log 80 वर्सेस टी में, क्लियर है ना? तो log 80 को मैं इधर लेके जाना चाहता हूँ, इधर देखो माइनस है तो इधर आ गया, तो क्या ये log 80 हो गया क्या, log 80। इसको जब इधर लेके जाएंगे तो बोलो क्या ऐसा हो जाएगा क्या? बोलो यहां तक आपको समझ में आ रही है? क्या मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना चाहूंगा, है कि नहीं? y में क्या है हमारा बताओ, log 80। क्या है बोलो, log 80। और x में क्या है, टाइम, ये है टाइम। और x का पहले जो होता है वो स्लोप होता है, t का पहले है स्लोप। स्लोप बताओ उसका पॉजिटिव है निगेटिव है? निगेटिव है। तो ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, क्योंकि इसमें टाइम बढ़ेगा, रिएक्टेंट खत्म होगा, हर ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, कोई कोई लिनियरली होगा, कोई कोई एक्सपोनेंशियल होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट तो खत्म ही होता है। तो बताओ इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, और लिनियरली या एक्सपोनेंशियली? लिनियरली। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? और बताओ इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप, अरे भाई स्लोप माइनस के डिवाइड बाई क्या, माइनस के डिवाइड बाई 2.303। क्या समझ पा रहे हैं ना? और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इसका यहां से यहां तक क्या है, log A0। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा ध्यान देना, 80 वर्सेस टी का ग्राफ तो क्या हो रहा था, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा था, लेकिन log 80 वर्सेस टी का ग्राफ
कैसा, लीनियरली डिक्रीज कर रहा था, जिसका स्लोप कितना था, -k/2.303। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो बताओ अभी तक कितनी फॉर्मूला आ चुकी हैं? 2, और 2 बाकी है। ग्राफ कितनी आ चुकी हैं? 2 या 3? 3। एक तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है ना, और दूसरा AT वर्सेस T, दूसरा क्या था, log AT वर्सेस T। अच्छा देखो, कभी कभी ना, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ग्राफ ln में बना देता है और कंफ्यूजन करता है। ln AT दे देता है वर्सेस T दे देता है, ग्राफ सेम टू सेम। अब केवल स्लोप इसका हो जाता है -k। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि लॉग में करते हैं तो 2.303 आता है। अगर ln में देगा तो ग्राफ ln में देगा तो बताइए उसका स्लोप सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, -k। क्या समझ पा रहे हैं ना? कहीं कहीं यहाँ में ऐसा भी लिखा होता है, AT को हम a-x लिख सकते हैं क्या? तो क्या log a-x वर्सेस T का ग्राफ है? क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। क्या नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, जिसका नाम था अल्फा। क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल टेकन, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ में बोलेंगे अल्फा जो होगा वो क्या होगा, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन के टर्म में, और जब भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे तो क्या बताया गया था, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल टेकन। टेकन मतलब इनिशियली टेकन, क्लियर है ना। तो ये होता है अल्फा। क्या आपको याद आ रहा है ना? मान लो हमारे पास 5 मोल शुरुआत में था और 3 मोल डिसोसिएट हो गया, तो कितना उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिसोसिएट 3 हुआ है, शुरुआत में लिया गया था 5, तो 3/5, क्योंकि अल्फा की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, 1, और अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अरे भाई आपने 10 मोल लिया है तो मैक्सिमम 10 ही ना डिसोसिएट होगा, तो दोनों का रेशियो जब सेम होगा तो 1 आ जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि 5 मोल लिए थे 6 मोल डिसोसिएट हो गया, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए हमारा जो वैल्यू होगी मैक्स टू मैक्स 1 होगी या 1 से कम होगी। अच्छा आप ध्यान देना, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन कितना है यहाँ में, x। अरे भाई डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन तो x ही है ना भाई। शुरुआत में a मोल था, a तो प्रोडक्ट का 0 था, आफ्टर t सेकेंड a में से कुछ खत्म हुआ, कितना खत्म हुआ, x इज द डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन, क्लियर है ना। और शुरुआत में कितना मोल लिए थे बताओ, a। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्या आपको याद है क्या कि x जो होता है वो कब आता है, जब हम a0 माइनस AT करते हैं तो x आ जाता है, क्लियर है ना। a0 क्या है, स्मॉल a, और AT क्या है, a माइनस x। जब दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा तो हमारा क्या आ जाता है, x। क्या समझ पा रहे हैं ना? तभी ना हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको पढ़ाया गया था, a0 माइनस AT इज इक्वल टू KT, और उसी का जगह में a0 माइनस AT को हम लोग क्या लिख रहे थे, x इज इक्वल टू KT। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? और स्मॉल a को मैं a0 लिख सकता हूँ क्या, है ना। मैं a0 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो जब इसको डिवाइड करूंगा तो बताओ a0 बाई a0 क्या हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा बताओ, AT बाई a0। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाइए, विल हेल्मी इक्वेशन से ध्यान दीजिएगा। विल हेल्मी इक्वेशन क्या है, AT इक्वल टू a0 e की पावर माइनस KT, है कि नहीं है? क्या बताओ फॉर्मूला क्या था, AT इज इक्वल टू a0 e की पावर माइनस KT। तो यहां से डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या होगा, AT अपॉन a0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस KT। अरे होगा या नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ में देखो, इस वैल्यू को यहाँ में डाल देंगे। जब इस वैल्यू को यहाँ में डालेंगे तो एक अल्फा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस e की पावर माइनस KT। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला है, लेकिन ये कोई काम का नहीं है। कभी कभी आपको आ सकता है कि बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट लिखा गया है, तो ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आपको पढ़ना है, बस याद रखना है कि ये फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है? सही है। क्या होता है, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस KT। 10 दिन के बाद आप हमसे पूछेंगे तो हमको भी याद नहीं रहेगा क्योंकि काम का नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन डिराइव कर सकते हैं आप लोग। तो बस याद रखना कि 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा ये फॉर्मूला सही है गलत है, कौन सा फॉर्मूला सही है, तो उसमें बस इसका काम आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब बताइए, बोर्ड पे ध्यान देंगे, यूनिट ऑफ के का यूनिट लिखना है।
तो बताओ यहाँ में क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड माइनस वन। क्या होता है, सेकेंड माइनस वन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के का यूनिट क्या होता है, सेकेंड माइनस वन। आपको याद होगा तो एक जनरल फॉर्मूला लिखाई गई थी के का, क्या था, रेट का यूनिट बताओ, याद कर, मैं ऐसे याद कराया था। रेट का यूनिट क्या होता है, मोलर पर सेकेंड, मोलर की पावर वन सेकेंड माइनस वन। लेकिन के का यूनिट क्या होता है, मोलर की पावर वन माइनस एन सेकेंड माइनस वन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू वन, तो मोलर की पावर वन माइनस वन जीरो, तो सेकेंड माइनस वन बचेगा ना। मान लो तुम भूल गया, क्या कर दिया, फॉर्मूला भूल गया, तो आपको ये याद होगा कि R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर वन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो के क्या होगा बताओ, यहाँ से R अपॉन कंसंट्रेशन होगा या नहीं होगा। और R का यूनिट क्या होता है बताओ, मोलर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोलर, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड माइनस वन। अगर आप भूल गए तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो बताइए के का यूनिट क्या होता है, सेकेंड माइनस वन। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको लास्ट क्लास में ऑर्डर निकालना सिखा रहा था, क्या याद आ रहा है क्या, ऑर्डर निकालने का कितना तरीका बताया था आपको, ऑर्डर निकालने का अभी तक कितना तरीका बताया गया था, दो। कब, या तो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया जाए, उसका हेल्प से हम लोग इक्वेशन बना के डिवाइड करेंगे, या आपको शॉर्ट में बताया था कि एक का कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करके बी का कंसंट्रेशन में देखो क्या हो रहा है, रेट क्या हो रही है कि नहीं। तो या तो एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया जाएगा तो आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, या दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा आपको बताया गया था मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन अगर दिया जाए तो वहां से हम ऑर्डर लिख सकते हैं, और मैं बोला था कि जो स्लो स्टेप होता है वहां से रिएक्शन का रेट लिखते हैं। और जब भी इंटरमीडिएट आएगा तो इंटरमीडिएट तो आ ही नहीं सकता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, तो इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा, उसके लिए रिवर्सिबल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, के इक्विलिब्रियम ऐसा कुछ करके बताया गया था, याद आ रही है क्या। तीसरा आज बता रहे हैं कि अगर आपको के का यूनिट दिया है तो वहां से रिएक्शन का ऑर्डर भी पता चल सकता है। अगर मान लो कोई भी रिएक्शन नहीं लिखा है, ऑर्डर नहीं मेंशन किया है, और बोला है कि के की वैल्यू जो है वो 2 × 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, भाई मोलर सेकेंड माइनस वन है, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आंसर इज जीरो ऑर्डर, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है, या तो मोलर पर सेकेंड हो या मोल पर लीटर पर सेकेंड हो। बोलेगा एक रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट 5 × 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड माइनस वन है, तो सेकेंड माइनस वन देख के का यूनिट क्या है, सेकेंड माइनस वन। इस यूनिट को ध्यान में रखते हुए आप उस रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना, चौथा मेथड आपको आगे बताई जाएंगी। चार तरीका है क्या बताने का, ऑर्डर, जिसमें से आज हम लोग कितना पढ़ चुके हैं, 3। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है। अब हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड को T 50% बोलते हैं, T 0.5 बोलते हैं, T हाफ बोलते हैं। अच्छा बताइए, ये वो समय होता है जब रिएक्टेंट कितना परसेंट खत्म हो जाता है भाई, 50% खत्म हो जाता है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूंगा इफ T को T हाफ बोला जाएगा, तो बताओ X की वैल्यू जो डिसोसिएट हो रही है वो कितनी हो जाए भाई, आधा। शुरुआत में पहले कितना था A, तो हाफ लाइफ पीरियड में वो कितना खत्म हो जाएगा, A का आधा खत्म हो जाएगा, A/2। क्या समझ पा रहे हैं ना। और इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए क्या था ना, ये KT इज इक्वल टू 2.303, ऐसे याद किए थे ना आप लोग, log A/A-x। क्या याद आ रहा है क्या तुम लोग समझ पा रहे हैं ना भाई। हाँ अब देखो ध्यान देना, मैं K को इधर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और T का जगह में लिख रहा हूँ T हाफ, और K को मैंने डिवाइड करा तो वो लोग क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई K, ऐसा आ जाएगा। और बताइए log A का जगह में X का जगह में क्या होगा, A/2, क्योंकि 50% खत्म हो चुका है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। अब एक लाइन में ध्यान देना, इस यहाँ में एलसीएम लिया जाएगा तो क्या होगा 2A माइनस A, तो क्या होगा नीचे में A/2, और 2 नीचे जाके ऊपर क्रॉस हो जाएगा तो क्या होगा ऊपर 2A डिवाइड बाई A से A कटेगा तो क्या बनेगा log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो देखो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 K, और यहाँ में हो जाएगा log 2। क्या समझ पा रहे हैं यहाँ तक भाई। देखो ये सॉल्व होगा यहाँ से 2A माइनस A, तो A/2 होगा, यहाँ में A/2, A से A कट जाएगा और 2 ऊपर क्रॉस हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हैं। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट क्या डालेंगे 0.3, क्या डालेंगे 0.3।
तो बताओ इसकी जो हाफ लाइफ पीरियड आई वो क्या आ गई 2.303, log 2 की वैल्यू है 0.3 डिवाइड बाई के। तो बताओ इसका हाफ लाइफ पीरियड होगा वो क्या होगा 0.693 डिवाइड बाई के। तो ये तीसरा फॉर्मूला जो अभी आपके सामने आया है, तीसरा या चौथा, फोर्थ फॉर्मूला हो गया ना भाई। हाँ, तो ये फोर्थ फॉर्मूला आपको याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो बताओ इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना आ गया 0.693 डिवाइड बाई के। अब मुझे बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड किस बात पे डिपेंड करता था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड किस बात पे डिपेंड करेगा, किस पे, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। इनके लिए जोरदार ताली बजाना चाहिए था। अरे भाई के तो कांस्टेंट है ना, और ये भी कांस्टेंट है, तो हाफ लाइफ पीरियड किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के। ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। कौन सा ऑर्डर के लिए भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर मैं बोलूंगा इनिशियल कंसंट्रेशन को भाई मैंने 10 टाइम्स करा लेकिन उसका हाफ लाइफ चेंज ही नहीं हुआ, ऑर्डर क्या है फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करा, हाफ लाइफ डबल हो गया, ऑर्डर जीरो। तो देखो टी हाफ इज इक्वल टू हो गया 0.693 डिवाइड बाई के। इसका मतलब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है ना इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मैं हाफ लाइफ वर्सेस स्मॉल ए का ग्राफ बनाऊं या ए नोट का बनाऊं, ए लिखूं या ए नोट, क्या समझ पा रहे हैं, ए या ए नोट, बात तो बराबर ही है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को जितना मर्जी उतना बढ़ा देंगे लेकिन उसका हाफ लाइफ पीरियड चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। लेकिन ठीक है, अभी मैं इसको एक एग्जांपल से और बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा। ये तो आपको ग्राफ समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट है और वो ए नोट पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। अब हम थोड़ा फुल लाइफ टाइम की बात करेंगे। फुल लाइफ टाइम मतलब टी 100%। अच्छा बताओ, फुल लाइफ टाइम का मतलब होता है कि मैंने शुरुआत में जितना कंसंट्रेशन लिया था उतना ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, तभी तो बोलते हैं 100%, है कि नहीं। मैंने 10 मोल लिया था और 10 मोल खत्म हो जाए मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका हाफ लाइफ टाइम नहीं होगा, क्या होगा, फुल लाइफ टाइम। तो अगर मैं बात करूं, देखो इफ, ध्यान दीजिए, इफ टी इज इक्वल टू टी 100% हो जाए, क्या समझ पा रहे हैं ना, तो बताओ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा 100%। अरे भाई शुरुआत में ए लिया गया था, जब ए खत्म हो जाए तो उसी टाइम को ना बोला जाएगा 100% या हाफ लाइफ नहीं, क्या बोला जाएगा, फुल लाइफ टाइम। अरे मैंने 10 मोल लिया था, 10 मोल, अब 5 मोल खत्म हो गया मतलब आधा ही खत्म हुआ है, तो उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाएगा, हाफ लाइफ। 10 मोल लिया था, 10 मोल खत्म हो गया तो क्या बोला जाएगा, फुल लाइफ टाइम। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो 10 लिया था मतलब ए क्या वैल्यू है 10, और 10 मोल खत्म हो जाए मतलब एक्स क्या हो जाए भाई, 10 में से 10 खत्म हो जाए मतलब 10 डिसोसिएट हो जाए तो जीरो ना बचेगा, वो समय होगा फुल लाइफ टाइम। क्या क्लियर है ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना, अब हम निकालेंगे टाइम। क्या निकालेंगे, टाइम। अब ध्यान देना भाई, बोर्ड पे ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर्मूला देखिए, मैं लिख दूं क्या एक बार, हाँ ठीक है लिख देता हूं। देखो भाई के टी इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए टी इज इक्वल टू 1/k इंटू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। क्या ये फॉर्मूला था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं आप तो के टी याद कराए थे, अरे भाई के को डिवाइड कर दो, क्लियर है ना। अब बताइए अगर हम टी को टी 100% पुट करेंगे तो एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा, ए। तो चलो पुट कर देते हैं, तो यहाँ में 100% पुट करेंगे और एक्स को क्या पुट करेंगे, ए। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा ए माइनस ए, और ए माइनस ए मतलब जीरो, जीरो मतलब 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो उसका टी 100% जो होगा उसका फुल लाइफ टाइम जो होगा वो कितना आ जाएगा भाई, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाई समथिंग इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन तो भाई कंप्लीट ही नहीं होगा, और इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मतलब इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करने के लिए समय कितना लगेगा, इनफाइनाइट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। क्या समझ पा रहे हैं ना। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होंगी, क्या नहीं कंप्लीट होंगी।
लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो हमारा कंप्लीट हो जाता था, 2 हाफ लाइफ में वो कंप्लीट हो जाता था। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसका हाफ लाइफ, फुल लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है? इनफाइनाइट। अरे भाई, रेडियो एक्टिव का जो डिके होता है, क्या वो एक मतलब 5 साल में हो जाता है क्या? नहीं। अरे भाई, 50,000 साल में भी वो रिएक्शन कंटिन्यू चलते रहेगा, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं होगा, उसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो जितने भी रेडियो एक्टिव डिके हैं, जो भी आपको एग्जांपल बताई गई है, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फुल लाइफ टाइम होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। अरे भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना 99.9999% तक खत्म हो सकती है, लेकिन 100% कभी भी खत्म नहीं होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं आपको? साइड में ये भी कॉपी कर ली। देखो, कभी कभी ना 2.303 इंटू 0.3 इसको मल्टीप्लाई करा था, तभी तो 0.693 आया था ना। देखो इधर देखो, इधर log 2 था, log 2 की वैल्यू 0.3, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तभी तो ये वैल्यू आया ना। तो याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो 2.303 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6। और बताओ, ये 0.3 किसका वैल्यू है? log 2 का ही तो वैल्यू है। तो कभी कभी 2.303 log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? और अगर कुछ भी नहीं होगा, ln2 लिखा होगा। ln2 को जब log 2 में कन्वर्ट करेंगे, ln2 का मतलब तो यही है ना, ln2 मतलब 2.303 log 2। ln को जब log में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 2.303। तो log ln2 का वैल्यू कितना है? 0.693। तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कॉपी कर लीजिए। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? आपको क्या समझ में आया भाई कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि इसका 100% खत्म होने में समय कितना लगता है? इनफाइनाइट। मतलब ये रिएक्शन धीरे 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 क्या होती है ना, मतलब इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि भाई, जब रिएक्शन हो रही है तो उसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो कम हो रहा है, उसका स्पीड भी कम हो रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, उसका स्पीड भी कम होगा। स्पीड कम हो जाएगा, रिएक्शन पूरा 1000 साल तक चलते रहेगा, लेकिन रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होगा।